सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डायरेक्शन स्टडी पॉइंट और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपको बिहार जैसे इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए लगातार वीडियो दी जा रही है और इस वीडियो में हम आपको सामान्य हिंदी के 1 से लेकर जो 50 प्रश्न है प्रैक्टिस सेट के तौर पर देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप 50 में से कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी सही है। 4 शब्द दिए हैं, इसमें से बताना है किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यह अंतर्राष्ट्रीय वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय है वह इसी प्रकार से लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस में से ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी का प्रयोग बोलने और लिखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है। लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या फिर उलाहना। तो बताना है कि उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो उत्कंठा का सही पर्यायवाची होता है लालसा। ऑप्शन नंबर ए, उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, असमंजस। असमंजस को हम कहते हैं ऊहापोह। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं। आशुतोष, प्रसन्नचित्त, प्रसून या फिर प्रसन्ना। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष आशुतोष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं। आजान बाहु, आजानुबाहु, समबाहु या फिर विषम बाहु। तो देखिए, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती है उसे आजानुबाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समबाहु क्या होता है, ऐसा कोड जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और विषम बाहु मतलब कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। और आजानुबाहु मतलब होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, उपसर्ग वह होता है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो जो उपसर्ग होता है शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो अपहरण के प्रारंभ में क्या हुआ है। देखिए, अपहरण के प्रारंभ में अप जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अप उपसर्ग का प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, अपहरण में अप जो है उपसर्ग का सही प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उल्लंघन में उपसर्ग बताना है। तो देखिए, अगर हम उल्लंघन का संधि विच्छेद इसका विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उत प्लस लंघन। तो इसमें जो उत है उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उल्लंघन में उत लंघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत। जिस प्रकार उद्धार शब्द होता है, उद्धार में भी उत प्लस धार होता है। तो उद्धार में भी जो हमारा उत उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित है बताना है। पहचानना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। असमय कुसमय दोनों पर्यायवाची हैं। दीर्घायु चिरायु दोनों पर्यायवाची हैं। अवसर सुअवसर दोनों पर्यायवाची हैं। लेकिन जो हमारा सही सुमेलित क्या हो जाएगा, देखिए, अनुरक्ति का विलोम जो हो जाएगा विरक्ति। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा, यह सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है। तो पहचाना है कौन सा शब्दालंकार नहीं है। देखिए, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये तीनों हमारे शब्दालंकार हैं। अनुप्रास, श्लेष और यमक तीनों शब्दालंकार हैं। लेकिन जो हमारा उपमा अलंकार है यह एक शब्दालंकार नहीं बल्कि यह एक अर्थालंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार होते हैं। तो हमारा जो उपमा है यहाँ पर शब्दालंकार नहीं है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है। देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जो होते हैं अर्थालंकार। देखिए, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक ये तीनों अर्थालंकार हो जाएंगे। लेकिन जिसमें हमारा वक्रोक्ति अलंकार है यह अर्थालंकार नहीं है, यह एक शब्दालंकार है। तो वक्रोक्ति अलंकार हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह एक अर्थालंकार नहीं है, करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भिन्न है, बताना है कौन सा भिन्न है। देखिए, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ये तीनों हमारे शब्दालंकार हैं, जबकि जो हमारा दृष्टांत है यह एक अर्थालंकार है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दृष्टांत है यह इन तीनों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो बताना है कौन सा मात्रिक छंद है। तो देखिए, कुंडलिया बताना है कौन सा मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो सही आंसर क्या हो जाता है, कवित्त, सवैया और मालिनी। कवित्त, सवैया और मालिनी वार्णिक छंद है, लेकिन जो हमारा बरवय है यह हमारा एक मात्रिक छंद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बरवय क्या है, मात्रिक छंद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है, निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो हमारा मंदक्रांता होता है, ऑप्शन नंबर सी, मंदक्रांता एक वार्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो छंद है आपको एक बार छंद जो है सभी जाके पढ़ लेना है, किसी भी किताब से आपको मिल जाए, नहीं तो हम आपको ये जो छंद है इसके लिए एक वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें छंद के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए, स्थायी भाव का हमने आपको कई बार बताया हुआ है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन नंबर सी, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। वहीं हम शोक की बात करें तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सलता होता है, और अद्भुत रस का जो होता है विस्मय होता है। तो ये सभी भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव होता है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव होता है। देखिए, अनुराग जो है वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। किसका, अनुराग वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर जो भी है सही हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो इन चारों के जो स्थायी भाव है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। देखिए, प्रिय प्रवास बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, यह किसकी रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवियों का कवि भी कहा जाता है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो सूरदास। जो भ्रमर गीत है यह सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा सूरदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी जो हैं सूरदास की प्रमुख रचना है। सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इसके अलावा तुलसीदास जो हैं राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और इनकी रचना रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है, यह एक इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा हम तुलसीदास की बात करें तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरबर रामायण, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सभी जो हैं तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है, बताना है कौन सी सूरदास की रचना। देखिए, जो कवितावली है यह तुलसीदास की रचना है, लेकिन जो हमारा देखिए अभी हमने आपको बताया सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीन सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें से देखिए सूर सागर जो है सूरदास की एक प्रमुख रचना है, सूर सागर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है। तो रामचरितमानस जो है राम भक्ति शाखा की प्रतिनिधि रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो रामचरितमानस है यह राम भक्ति शाखा की प्रतिनिधि रचना है। बात करें किसने लिखा है, तो रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। कई बार भाषा पूछा जाता है तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा हुआ है, तो रामचरितमानस जो है यह अवधी भाषा में लिखा हुआ है, जो कि एक महाकाव्य है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, दिगंबर में कौन सा समास है। तो दिगंबर में समास बताना है तो पहले इसका समास का विग्रह करना होगा। तो जब हम दिगंबर का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, दिशाएं ही जिसकी अंबर हैं, यानी कि अंबर मतलब होता है वस्त्र, दिशाएं हैं जिसकी वस्त्र हैं उसे हम दिगंबर कहते हैं। देखिए, यहाँ पर अर्थ कुछ तीसरा निकल रहा है, इसमें ना ही प्रथम पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है। जहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो दिगंबर का क्या हो जाएगा, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, अर्थात बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। बताना है कि गंगा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखिए, सूर्य सरिता गंगा का पर्यायवाची होता है, मंदाकिनी भी गंगा का पर्यायवाची होता है, और देवापगा भी जो है गंगा का पर्यायवाची है। लेकिन जो कालिंदी है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
गंगा का पर्यायवाची कालिंदी नहीं है। इसके अलावा गंगा को त्रिपथगा, भागीरथी और देव नदी, सूर्य नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, जलद, जल को देने वाला जो होता है बादल होता है, तो ये जो हमारा है जलद, यह गंगा का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची नहीं। इसके अलावा जो पंकज, पंख में जन्म लेने वाला कमल होता है, शतदल कमल का पर्यायवाची और राजीव भी कमल का पर्यायवाची है, लेकिन जो हमारा जलद है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर जलज लिखा होता तो जलज कमल का पर्यायवाची होता है, यानी कि जल में जन्म लेने वाला कमल होता है, लेकिन जल को देने वाला जलद हमारा बादल होता है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जलद है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छंद प्रभाकर, जो छंद प्रभाकर है किसकी रचना है? छंद प्रभाकर किसकी रचना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह रचना है मतीराम की। ऑप्शन नंबर डी, छंद प्रभाकर मतीराम की प्रसिद्ध रचना है, डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है। देखिए, हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है, राकापति भी चंद्रमा का पर्यायवाची है और मृगांक भी है, लेकिन जो तुरंग है यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तुरंग जो होता है ये घोड़े का पर्यायवाची होता है, तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची होता है। घोड़ा, घोटक, तुरंग ये सभी जो है घोड़े के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो बताना है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए, आध्यात्मिक लिखा हुआ, तो आध्यात्मिक हम कैसे लिखते हैं, आध्यात्मिक, तो इस प्रकार से हमारा शब्द कौन सा लिखा हुआ है, आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए जो है वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारा आध्यात्मिक है ऑप्शन नंबर ए सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए, संन्यास गलत लिखा हुआ है, श्रीमती गलत लिखा हुआ है, हिंदू गलत लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा हितैषी है, हितैषी वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? तो चिराग तले अंधेरा कहावत का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कि अपनी बुराई नहीं दिखना, अपनी बुराई नहीं दिखना होता है चिराग तले अंधेरा का सही मतलब। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी कि मूर्ख धनवान व्यक्ति को कहते हैं आँख का अंधा गांठ का पूरा। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना का सही अर्थ होता है अपनी डफली अपना राग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, बताना है कौन सुमेलित नहीं है। सूची मतलब पवित्र होता है, सर मतलब सरोवर होता है और सर्ग मतलब अध्याय होता है, लेकिन जो सवर्ण है, सवर्ण मतलब सोना नहीं होता, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यह सुमेलित नहीं है। देखिए, स्वर्ण मतलब सोना होता है, अगर स्वर्ण यहाँ पे होता तो ये सही सुमेलित होता, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यह सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इन दोनों प्रश्नों में बताना है कि कौन सा वाक्य सही लिखा हुआ है। बताना है कौन सा वाक्य सही है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका सही क्या हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन नंबर इसका ए है सही हो जाएगा। दूसरा हमारा वाक्य है, हमारे नाक में दम हो गई है, इसका जो सही अर्थ होगा हमारी नाक में दम हो गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो दो टूक कहना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है स्पष्ट करना, यानी कि स्पष्ट बोल देना का मतलब होता है दो टूक कहना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए, परिमाण गलत है, परिवार गलत है और परिमाण भी गलत है। शुद्ध क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो परिमाण लिखा हुआ है यह वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए अचिंत्य शब्द का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए अचिंत्य शब्द का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है एकदम सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? तो देखिए, प्राकृतिक का जो विपरीत होगा हो जाएगा कृत्रिम, ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक का विपरीत होता है कृत्रिम, और प्राकृतिक का पर्यायवाची नैसर्गिक होता है और विपरीत क्या हो जाएगा कृत्रिम, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, मणि, चांदी और झील जो है स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन जो हमारा मोती है, ऑप्शन नंबर डी, जो मोती है यह एक पुल्लिंग का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास का प्रयुक्त हुआ है?
तो देखिए घन है श्याम जो, यानी कि श्याम जो घन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पर जो आ जाए वहाँ पर हमारा होता है कर्मधारय समास। घन है जो श्याम, यानी कि वो है घन श्याम। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए भवन का संधि विच्छेद होगा भो प्लस अन, तो भो प्लस अन यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर हमारा संधि क्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। भवन में हमारा क्या होता है, अयादि संधि। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नंदिनी पुत्री का पर्यायवाची होता है, दुहिता पुत्री का पर्यायवाची होता है, और तनुजा भी पुत्री का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो दारा है यह पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है पुत्री का पर्यायवाची दारा नहीं होता है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है व्याकरणिक बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में बदलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो देखिए पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बताना इसमें से पूर्वी हिंदी कौन सी नहीं है। जो कन्नौजी हमारा है ये पूर्वी हिंदी की नहीं, बल्कि ये हमारी पश्चिमी हिंदी की भाषा है। देखिए कौरवी, बांगरू, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये सभी हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है कन्नौजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए इसमें जो बाहर का शब्द प्रयुक्त हुआ है, बाहर हमारा एक अव्यय है। ऑप्शन नंबर देखिए अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, आजकल, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सभी अव्यय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी बाहर है यह एक अव्यय की तरह प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। देखिए धरित्री जो है तत्सम शब्द है यानी शुद्ध है, इसका जो तद्भव शब्द है वो है धरती। धरित्री का जो तद्भव शब्द होता है वो धरती। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए शिक्षक संज्ञा है, सोना भी संज्ञा है, किताब भी संज्ञा है, लेकिन जो हमारा अच्छा है यह संज्ञा नहीं बल्कि यह विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा अच्छा है यह संज्ञा का उदाहरण नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी शीतलतम जो है यह उत्तमावस्था में नहीं है। इसके अलावा सुंदरतम उत्तमावस्था में है, उच्चतम उत्तमावस्था में है, और कोमलतम भी जो है उत्तमावस्था में है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है शीतलतम यह उत्तम अवस्था में नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न आज का है ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए जो हमारा ऊ का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके अलावा हम बात करें क वर्ग जो हमारा होता है, क वर्ग यानी कि क ख ग घ, तो ये हमारे कौन से होते हैं, जो हमारा क वर्ग का तत्व होता है उसे हम कहते हैं कंठ शब्द। क ख ग हमारा कंठ होता है। च छ ज झ जो हमारे होते हैं, च छ ज झ ये सभी तालव्य वर्ग होते हैं च वर्ग की। इसके अलावा हम प वर्ग की बात करें तो प फ ब भ जो हमारे होते हैं ये ओष्ठ होते हैं, प फ ब भ ओष्ठ को होते हैं, तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो हमारा यर लवा होता है उसको अंतस्थ, और सख सह को ऊष्म, छत्र ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, और जो हमारा ऊ का उच्चारण स्थान है वो है कंठ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न दिए गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कितने प्रश्न किए ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।